हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसका नाम है लेबर लॉ। लेबर लॉ गवर्नमेंट द्वारा स्थापित कुछ कानून हैं जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के हितों की रक्षा करते हैं। इन हितों की रक्षा होना उनका अधिकार है, पर जब बात अधिकार की आती है तो हमें सबको ये बात समझनी चाहिए, अधिकार से पहले जिम्मेदारियाँ आती हैं। जिम्मेदार बने और फिर अपने अधिकारों की बात करें तो 100% मानी जाएगी। तो चलिए सर, शुरू करते हैं इस मॉड्यूल को। क्वेश्चन नंबर 1, टू सेफगार्ड द वर्कफोर्स मैनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड बाय। कार्यबल की सुरक्षा के लिए, कार्यबल होता है जो काम करने वाली फोर्स होती है, मतलब जो हमारी फैक्ट्रियों में लोग बाग काम करते हैं उनको हम कार्यबल कहते हैं। तो कार्यबल की सुरक्षा के लिए रिक्त स्थान द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। कानून कौन स्थापित करता है? कानून स्थापित करती है गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर होता है उस कंपनी का मालिक जिसने आपको जॉब दी है, या वो कंपनी खुद एम्प्लॉयर होती है। तो एम्प्लॉयर कानून नहीं बनाता है, एम्प्लॉयर नियम बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। लेकिन अगर कानून की बात आएगी वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, बाकी सारे आंसर गलत है। कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्रीज एक्ट एंश्योर्स टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री विच मे बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। कारखाना अधिनियम कारखाने में श्रमिकों के काम करने की स्थिति विनियमित करने के लिए सुनिश्चित करता है। कारखाना अधिनियम का एक उद्देश्य कौन सा हो सकता है? फैक्ट्री एक्ट है जो फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनकी सेहत और उनसे क्या क्या काम करवा सकते हैं, कितना करवा सकते हैं। जैसे कितना वज़न उठा सकता है पुरुष या कितना वज़न उठा सकती है महिला, उससे ज़्यादा आप उससे वज़न नहीं उठवाएंगे। कितनी देर का ओवर टाइम आप हफ्ते में लगवा सकते हैं। ये सारे के सारे कानून जो हैं हमारे फैक्ट्री एक्ट में हैं। तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से हमें सबसे सही विकल्प ढूंढना है कि इन फैक्ट्री एक्ट में कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो हमारा फैक्ट्री एक्ट पूरा करता है। पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। कारखानों में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा करने के लिए। ये बात सही है, ऑप्शन ए सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए थोड़ा ही फैक्ट्री एक्ट है। वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें कोई पढ़ाना थोड़ा ही है, हमें उनको तो काम करना है, पढ़ना थोड़ा ही है वहाँ जाके। तो बी ऑप्शन गलत हुआ। टू फोर्स वर्कर्स टू डू ओवर टाइम, कर्मचारियों को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर करने के लिए फैक्ट्री एक्ट नहीं है, वो तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए, ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए नहीं है। तो सी ऑप्शन भी गलत है और नन ऑफ द अबव आंसर गलत है। क्वेश्चन 3, वाई आर लेबर लॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा श्रम कानून क्यों स्थापित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, ताकि मजदूरों का शोषण हो सके। ये आंसर तो गलत है ना। अरे इसलिए थोड़ा ही कोई कानून बनता है कि किसी का शोषण कर सके हम। ऑप्शन ही गलत है। टू रिक्रूट वर्कर्स फास्टली, श्रमिकों को शीघ्र भर्ती करने के लिए। ये भी फैक्ट्री एक्ट का कोई उद्देश्य नहीं है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होगा कि वो कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, कितने फास्ट या कितने देर में। इसमें सरकार बीच में नहीं आती, कोई कानून बीच में नहीं आता। तो बी ऑप्शन भी गलत है। टू सेफगार्ड द वर्कफोर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए, ताकि कोई उनका शोषण ना कर ले, झूठ बोल के, डरा के, फुसला के, उनसे ज़्यादा काम करवा के कम पैसे ना दे दे, या ऐसा काम ना करवा ले जो एक इंसान से नहीं करवाना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है टू एंश्योर द वर्कर कम टू वर्क प्लेस इन ऑन टाइम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकर्ता समय पर कार्यस्थल पर आएँ। ये सुनिश्चित हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नियम करते हैं, ये कानून इसमें बीच में नहीं आता। अगर लेट जाएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी। टाइम कीपिंग ऑफिस होता है हर फैक्ट्री में, वो आपका रजिस्टर में अटेंडेंस भरता है, कितने बजे आए हैं और कितने बजे जा रहे हैं। अगर आप अपने समय के बाद आए या समय से पहले जा रहे हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, आपका बोनस कम होगा, आपका प्रमोशन भी उसी हिसाब से कम होगा। सो नियम का पालन करना या पंक्चुअल रहना, टाइम का पाबंद होना, यही प्रोफेशनल होने की निशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज राइट। निम्न में से कौन सा कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है? प्रमोशन मिलना चाहिए, ये उसका मतलब हक है। अगर आप वो काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। पहला आंसर तो गलत है क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नहीं है। कौन सा नहीं है? हक, अधिकार। सेफ्टी, सुरक्षा उसका अधिकार है। सुरक्षा के सारे इंतजाम एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयर करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और ये हमारे कर्मचारियों का, यानी कि कारीगरों का, मजदूरों का या एम्प्लॉयज़ का अधिकार है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। बोनस मिलना भी उनका अधिकार है। अगर सबको बोनस मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, अगर आपकी कंपनी अच्छा काम करेगी तो आपको सालाना दिवाली पे या सालाना बोनस मिलता है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हुआ है वो सारों में बंटता है, जितने भी टीम के मेंबर हैं।
तो बोनस भी अधिकार है। लास्ट ऑप्शन है एंटरटेनमेंट। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बजवा दें, रंगरलियाँ मनवा दें तुमसे वहाँ फैक्ट्री में। हालांकि कुछ अच्छी कंपनी बहुत सारे जैसे कॉमन रूम होता है जहाँ पर टीवी रखा होता है कि ताकि समय के बाद मतलब अपने छुट्टी होने के बाद आप इकट्ठा वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पर गेम्स की कुछ सुविधा हो सकती है फैक्ट्रियों में। एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ अच्छी कंपनीज और अच्छे एंटरप्रेन्योर जरूर देते हैं अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को, पर ये अधिकार नहीं है उनका। वो एंटरप्रेन्योर इसलिए देते हैं ताकि वो उनका और मन लगे, उन्हें अच्छा लगे काम करना उस कंपनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। शिक्षुता प्रशिक्षण की न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? देखिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए शिक्षुता किसको कहते हैं कि अगर आपको फैक्ट्री में काम करने का अभी अनुभव नहीं है तो शुरुआत में 6 महीने या 1 साल के लिए आपको एक ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। उसको इंडक्शन पीरियड कह लीजिए, उसको अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करना चाह रहा है तो 14 साल से कम उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। हमसे न्यूनतम आयु पूछी गई है। 14 साल से छोटा कोई भी व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा, ये एक दंडनीय अपराध है। इसका सही आंसर 14 साल है। आप कहें सर 14 साल में तो ITI भी पूरी नहीं होती। जरूरी नहीं है, अप्रेंटिसशिप ITI करने के बाद ही होती हो। अप्रेंटिसशिप कहते हैं कि जब आपको फैक्ट्री में काम करने का एक इंडक्शन पीरियड में अनुभव दिया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है अब उस फैक्ट्री के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टाइपेंड ऑफ अप्रेंटिसशिप इज बेस्ड ऑन। शिक्षुता का वजीफा रिक्त स्थान पर आधारित होता है। जेंडर, आप पुरुष हैं महिला हैं, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है। आपने ITI कर रखी है तो 7200 रुपये महीना मिलेगा पहले साल, या 6300, जो भी कम सरकार के नियम होते होंगे। और कास्ट के हिसाब से भी, जाति के हिसाब से भी नहीं होता। जाति तो अब सिर्फ सच बताऊं सरकारी कागजों में रह गई है। समाज में से जाति खत्म हो चुकी है, व्यवसाय में से जातियां खत्म हो चुकी हैं। हम ज़बरदस्ती सरकार इसको ढुआ रही है हमसे। तीसरा ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, करेक्ट। आपको जो अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि जो आपको महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है खर्चे के लिए, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मिलता है। ITI वालों के लिए 7200 है, डिप्लोमा वालों के लिए और ज़्यादा होगा पर मंथ, और इंजीनियर्स के लिए और ज़्यादा होगा पर मंथ। ये हर महीने मिलता है और ये धर्म के आधार पर भी नहीं मिलता है। धर्म कोई आधार नहीं है व्यवसाय में। धर्म, जाति, इस तरह की कोई बातें हमारे व्यवसाय में नहीं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? कैजुअल एम्प्लॉयज़, जो भाड़े के मजदूर होते हैं। टेम्परेरी, जो अस्थायी होते हैं, कुछ महीनों के लिए उनको रखा जाता है और फिर हटा दिया जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, जो ठेकेदारों की लेबर होती है। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके के आप एम्प्लॉय हैं, आपका इंश्योरेंस होगा ही होगा। आपको नहीं लेना पड़ेगा, आपका ठेकेदार लेगा या एम्प्लॉयर लेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टाइपेंड्स आर प्रोवाइडेड डैश बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की प्रकृति के आधार पर रिक्त स्थान वजीफा प्रदान किया जाता है। ईयरली, वीकली, मंथली, डेली। अरे यार, मंथली होता है ना, हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ITI पास हैं और किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 7200 रुपये है इस समय, और किसी सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो 6300 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज डिफाइंड एज रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज, पेमेंट फॉर द वर्क डन। रिक्त स्थान जो किए गए कार्यों के लिए वेतन, भत्ता या भुगतान के रूप में पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको वेज कहते हैं। ये वेज होता है, जितना आपने काम किया उतनी आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब हो सकता है पर पीस पे आपको पैसे मिल जाएं। सैलरी नहीं होती है, वेज और सैलरी में अलग होता है। सैलरी फिक्स होती है, वेजेस होता है जितना आपने काम किया। क्वेश्चन में वही पूछा गया है, किए हुए कार्यों के लिए वेतन, जो आपने कार्य किया उतना वेतन आप ले लीजिए, उसको हम वेज कहते हैं। होनोरेरियम भी उसको नहीं कहते, वो मानदेय होता है। मानदेय मतलब कोई प्रोफेशनल आया और आपने उसको लिफाफे में जो उसका एक सम्मान स्वरूप आपने उसको कुछ पैसे दिया, उसको हम ऑनोरेरियम कहते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है मनी। पैसा तो है ही, लेकिन उसको कहते क्या है? वेज, उसको वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF इज एंश्योर्ड थ्रू द। EPF होता है एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है? कुछ बेसिक सैलरी में से एम्प्लॉय का कटता है और कुछ एम्प्लॉयर भी उसमें ऐड करता है और बाकी सरकार उसमें ऐड करती है। तो ऐसे जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट कहाँ है? ऑप्शन ए सही है।
दूसरा ऑप्शन नियोक्ता, एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड नहीं होता वो, लेकिन जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयर भी अपनी हिस्सेदारी करता है उनके भविष्य को के पैसों को जोड़ने में, और सरकार भी करती है, और थोड़ा सा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी में से कटता है पीएफ के नाम का। बाकी के नीचे तीनों आंसर गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ प्रोविजनल फंड एक्ट नाम नहीं है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट नाम है। तो आंसर सी भी गलत है, और आंसर डी भी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉई का है, यानी कर्मचारियों का है। नियोक्ता मतलब जिसने दी है नौकरी, उसका नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 11, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेस इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द डैश इन इंडिया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में रिक्त स्थान है। क्या समस्या है? जेंडर पे गैप। हाँ, ये है, अभी भी हम इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाए हैं। उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसी काम के लिए महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं। अभी भी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या कुछ छोटी इंडस्ट्री में ऐसा आज भी है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। प्रॉफिट इस समस्या नहीं है, प्रॉफिट तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बोनस भी मिलेगा ना सबको, प्रॉफिट समस्या नहीं है। तो बी आंसर तो गलत हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा का मजदूरी से क्या संबंध है? तो सी आंसर भी गलत हुआ। और टैक्स का भी मजदूरी से कोई मतलब नहीं है, ये कोई टैक्स देना कोई समस्या नहीं है। फिर बता रहा हूँ, टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी अगर अपनी निभाएंगे तो फिर हम अपने अधिकारों की बात भी जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंशन ऑफ POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इसको कहते हैं। इसका विस्तार ही पूछ रहे हैं। इसका नाम होगा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ऑप्शन बी सही है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल हरेसमेंट नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का तो मतलब ये हो गया यौन उत्पीड़न का प्रावधान कर दिया हमने, मतलब हमने उसको रेगुलराइज कर दिया। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल वाहियात है, गलत है। प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ये भी गलत है, क्योंकि सामाजिक उत्पीड़न का प्रावधान नहीं किया जाता, उसकी रोकथाम की जाती है ना। तो बी ऑप्शन सही है, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, POSH का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्सुअल हरेसमेंट इज अ हैजार्ड एनकाउंटर्ड इन वर्क प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट, यौन उत्पीड़न दुनिया भर में कार्यस्थलों पर एक खतरा है जो कि क्या करता है? रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, मतलब जो आपका कामकाजी जीवन है, व्यावसायिक जीवन है, उसकी गुणवत्ता को कम करता है। बिल्कुल सही बात है ना। जिसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा होगा, हैरेसमेंट हो रहा होगा, उसको डर नहीं लग रहा होगा वहाँ काम करते हुए, उसका काम करने में मन कहाँ लग रहा होगा, वो तो डर के काम कर रहा है ना वहाँ पर, या कर रही है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा ऑप्शन है एंडेंजर द वेल बीइंग ऑफ वुमेन, महिलाओं की भलाई के लिए खतरा है। यस, महिलाओं को अगर हमें काम करवाना है, उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना है, तो हमें सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस पे ख़त्म करना होगा, ज़ीरो टॉलरेंस नीति पे अपनाना होगा। आप महिलाओं का उत्पीड़न नहीं कर सकते कार्यस्थल पर। तो ये बी ऑप्शन भी सही है कि सेक्सुअल हरेसमेंट से ये खतरा हो जाता है। और तीसरा है वीकन्स जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता को कमज़ोर करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम सेक्सुअल हरेसमेंट की रोकथाम नहीं करेंगे तो जो हम ये कहते हैं कि महिला और पुरुष समान हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इस दावे को कमज़ोर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द POSH एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड्स, POSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में शामिल है, क्या चीज़ शामिल है? अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर, अवांछित यौन उत्पीड़न से रंगा हुआ व्यवहार, मतलब आप किसी छेड़छाड़ जिसको हम कहते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करना, खासतौर से महिला या बच्चों के साथ, उसको हम यौन उत्पीड़न कहते हैं। ये आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन है वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट्स, अभद्र और अनावश्यक टिप्पणियाँ, मतलब जैसे कमेंट कर देते हैं महिलाओं पे। अनवेलकम टचिंग, अवांछित स्पर्श, ज़बरदस्ती छुए जा रहे हैं। तो कार्यस्थल पे ये तीनों चीज़ें जो हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आएंगी और ये एक दंडनीय अपराध होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू, कामगार मुआवजा अधिनियम, ये कौन सा अधिनियम है? अगर काम करते हुए कोई वर्कर की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे उसको चोट लग जाती है या और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और वो काम करने योग्य नहीं रहता है, उसको मुआवजा कहते हैं। इस मुआवजे में भुगतान का प्रावधान किसको किया जाता है? वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट। यस, ये आंसर सही है। अगर वर्कमैन खुद काम करने लगा वापस आके तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, और अगर वो काम करने योग्य नहीं है तो मुआवजे के तौर पे पैसा या जॉब उसके ऊपर आश्रित लोगों को दी जाएगी। ये आपको पता होगा ना।
तो वर्कमैन ओनली सिर्फ उसको मिलेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता कि सिर्फ उसको मिले। उसके ऊपर डिपेंडेंट जो हैं उनको मुआवजा मिलेगा अगर वो नहीं रहा तो। डिपेंडेंट ओनली सिर्फ आश्रितों को मिलेगा, वो बेचारा काम करने के लिए लाचार हो गया और हम कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तो आश्रितों को देंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, दोनों को मिल सकता है, जो भी सही होगा तो उसको मिल जाएगा। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट स्टेप इन इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पहला कदम किसकी रक्षा करना है? द रिच, जो अमीर हैं उनकी रक्षा सबसे पहले करो, तब हमारा सामाजिक न्याय होगा। नहीं, जो सबसे कमज़ोर है सबसे पहले उनकी रक्षा करोगे ना, उनके हितों की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत है। एम्प्लॉयर, नियोक्ता, इसको सुरक्षा नहीं चाहिए सबसे पहले उनको सुरक्षा चाहिए हैं जो असहाय हैं, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो सबसे पहले उनको सुरक्षित करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर के तीनों विकल्पों के अधिकार नहीं है, अमीरों के कोई अधिकार नहीं है, या एम्प्लॉयर के कोई अधिकार नहीं है, या कस्टमर के कोई अधिकार नहीं है। सबके हित हैं और सबके हितों की रक्षा करने के लिए कानून हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम क्या होना चाहिए? वो उनकी सुरक्षा करें जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे उनकी सुरक्षा सबसे पहले हो। यही हमारे सामाजिक न्याय का पहला कदम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी डैश हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय एक रूपता प्राप्त करने में रिक्त स्थान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बाकी सारे आंसर गलत है। पहला आंसर गलत है क्योंकि उसमें लेबरर लिखा हुआ है, मजदूरों का संगठन नहीं है, वो श्रमिकों के लिए संगठन है। दूसरा है इंडियन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हमसे सवाल में पूछा गया है तो भारतीय उसमें नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन में ऑर्गन लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ और होता है, वो संगठन होता है, ऑर्गन होता है अंग। किसी श्रमिक का कोई अंग थोड़े निकाल लिया, किडनी थोड़ी निकाल ली हमने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने समानता, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को बनाया जाता है, हम सब बनाते हैं उसको। आज के मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, लेबर लॉज हेल्प द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द। श्रम कानून रिक्त स्थान को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? वर्किंग आवर्स। क्या कानून इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जाए, 8 घंटे की जगह उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाए? ये आंसर तो गलत है। मोरल, उनका मनोबल बढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून है हमारे हितों की रक्षा करने के लिए। अगर कोई हमारा उत्पीड़न करेगा तो हमारे पास रास्ता है अपने हितों के बचाव करने का। तो मोरल इसका आंसर सही है, मोरल कहते हैं इसको, ठीक है। और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कानून नहीं होते। प्रॉफिट बढ़ाना पूरी टीम की जिम्मेदारी है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर की नहीं है। उस कारखाने में, उस फैक्ट्री में काम करने वाले एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। घाटे में नहीं जानी चाहिए कंपनी उसके लिए, वरना सब जिम्मेदार होंगे। लॉसेस के लिए भी कानून जिम्मेदार नहीं होता, वो कंपनी का इंटरनल मामला है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके इस मॉड्यूल को ख़त्म किया। आपकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस छोटे से मॉड्यूल को लेकर आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखना। गुड बाय।